नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 24 दिसंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले साथियों, आज 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पर हम थोड़ा बात करेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 24 दिसंबर को हमारे देश में मनाया जाता है। 24 दिसंबर को हर साल हमारे देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? महत्वपूर्ण याद रखेंगे। 24 दिसंबर यानी आज ही के दिन 24 दिसंबर 1986 ईस्वी में 24 दिसंबर 1986 ईस्वी में हमारे देश में एक कानून अधिनियम या एक्ट आता है। इसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता संरक्षण एक्ट अधिनियम हमारे देश में कब आता है? आज ही के दिन 1986 में। ये वही वर्ष है 1986 जब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी आता है साथियों। यह वही वर्ष है जब हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आती है 1986। उसी वर्ष 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण कानून हमारे देश में लागू होता है। इसी कारण से हर साल 24 दिसंबर को इसी कारण से हर साल 24 दिसंबर को ग्राहकों के जागरूकता और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए और उनको शिक्षित करने के लिए अवेयर करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस मनाया जाता है साथियों। इसके अलावा ये तो हो गया राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। इसके अलावा अगर देखें तो एक विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसको देखिएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को 15 मार्च को हर साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आज की तारीख पर 24 दिसंबर में। साथियों, एक क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। एमआरपी एमआरपी क्या होता है? एमआरपी क्या होता है? ध्यान रखिएगा। एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम मैक्सिमम रिटेल मैक्सिमम रिटेल मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसका फुल फॉर्म होता है। ये साथियों, यह जो है यह ग्राहकों का इस पर एक हक होता है, अधिकार होता है कि इसमें वो बार्गेनिंग कराएं। बार्गेनिंग या इसमें कमी बेसी कराने का उनको पूरा का पूरा अधिकार होता है ग्राहकों को। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एमआरपी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो एमआरपी ग्राहकों को अधिकार होता है कि एमआरपी पर बार्गेनिंग कराएं, उस पर तोल मोल कराएं। और एमआरपी किसी भी प्रोडक्ट का लीगली अधिकतम मूल्य होता है। जितना भी लागत लगता है उस सभी को मिला करके लीगली जो अधिकतम मूल्य होता है उसी को एमआरपी कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, रिवीजन किया जाए हम लोग कल के करंट अफेयर का। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर, जय शाह को। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, पीएम मोदी ने किस स्थान पर 10,601 करोड़ रुपए के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया? तो उत्तर, असम के डिब्रूगढ़ में। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का 26वां सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो उत्तर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? उत्तर, ऑपरेशन हॉक आई। अगला प्रश्न पूछा गया था, सैफ महिला अंतरराष्ट्रीय क्लब का खिताब किसने जीता? उत्तर, ईस्ट बंगाल ने नेपाल में जीता। अगला प्रश्न, टर्नर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? उत्तर, नैना कालू को प्रदान किया गया टर्नर पुरस्कार। अगला प्रश्न था, भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टी नेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर करने की घोषणा किसने की? टाइगर कॉरिडोर मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर राज्य स्तरीय मध्य प्रदेश ने घोषणा की। 4 टाइगर रिजर्व को मिलाकर के गलियारा बनेगा। अगला प्रश्न था, 9 वर्ष का प्रतीक महोत्सव लोसर किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो लद्दाख में प्रारंभ हुआ। लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी होने वाला यह बौद्ध समुदाय का पर्व है। अगला प्रश्न था, हाल ही में मेहर कैस्टेलिना का निधन हो गया, जिनका संबंध है। यह देश की पहली मिस इंडिया थी साथियों, मिस इंडिया। ये था कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, चर्चा में रहा अंजदीप क्या है? अंजदीप साथियों, अंजदीप एक एंटी वेस्ट सैलो वाटर क्राफ्ट है। एंटी वेस्ट सैलो वाटर क्राफ्ट है। ये तस्वीर आपको दिख रहा है साथियों, जहाज है, एक पानी वाला जहाज है, नौसेना को सुपुर्द किया गया है, इस नाते चर्चा में है। भारतीय भारतीय नौसेना में शामिल भारतीय नौसेना में शामिल स्वदेशी
तीसरा पनडुब्बी रोधी सैलो वाटर क्राफ्ट है, नाम है इसका अंजदीप। यह तीसरा है, याद रखिएगा। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने बनाया इसको। इसके साथ साथ एल एंड टी कंपनी ने भी इसमें योगदान दिया। एल एंड टी, लार्सन एंड ट्रूबो और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये कोलकाता में स्थित है साथियों। गार्डन शिप रिच बिल्डर्स कोलकाता में स्थित है ये, और एल एंड टी दोनों ने मिल करके इसका निर्माण किया। और इसे लॉन्च कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु के तट पर कट्टुपल्ली गांव में, तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में इसको लॉन्च किया गया अंजदीप को। ये साथियों हम पढ़ रहे हैं कि यह तीसरा पनडुब्बी रोधी सैलो वाटरक्राफ्ट है। तो पहला दूसरा कौन था? तो पहला था, इसी वर्ष इसको लॉन्च किया गया था, आईएनएस अर्नाला पहला, और दूसरा आईएनएस एंड्रोथ दूसरा है। और यह हम जो पढ़ रहे हैं अंजदीप तीसरा है, और पहला अर्नाला। तो याद रखिएगा, अर्नाला, एंड्रोथ और अंजदीप, यह क्या है? स्वदेशी पनडुब्बी रोधी सैलो वाटर क्राफ्ट है। ये तीनों का निर्माण साथियों कोलकाता स्थित गार्डन शिप रिच बिल्डर्स और एल एंड टी कंपनी ने किया है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? अभी हाल ही में हमारे देश और न्यूजीलैंड के मध्य में एक समझौता हुआ है, व्यापारिक समझौता हुआ है। इस नाते आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। उत्तर होगा क्रिस्टोफर लक्सन। न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। 22 दिसंबर 2025 को पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने एफटीए समझौता किया। एफटीए का फुल फॉर्म होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए का फुल फॉर्म होता है। हिंदी इसका बात करें हम तो शुल्क मुक्त व्यापार, शुल्क मुक्त, शुल्क मुक्त व्यापार, शुल्क मुक्त व्यापार, एफटीपी का हिंदी फुल फॉर्म है साथियों। न्यूजीलैंड से हुआ है तो न्यूजीलैंड का स्टैटिक जीके देखिएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड की करेंसी मुद्रा है डॉलर। और न्यूजीलैंड में एक जलसंधि है, कुक जलसंधि, बड़ी फेमस है, परीक्षा में अक्सर रहता है, देखिएगा। ये मैप है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड साथियों, न्यूजीलैंड ओशिनिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महाद्वीप में है न्यूजीलैंड का लोकेशन। और ये साथियों दो द्वीप पर बसा हुआ देश है। न्यूजीलैंड दो द्वीप पर बसा हुआ देश है, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड, इसी के मध्य में ये आप देख रहे हैं दो जलराशियों को मिलाने वाला ये एरिया है। इस क्षेत्र को कहते हैं जल संधि। जहाँ पर दो जब भिन्न भिन्न जल राशि एक होती है उसको कहते हैं जल संधि। तो उत्तरी उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य में कुक जल संधि है। कुक जल संधि, कुक जल संधि कहाँ पर है? तो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य में। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि और ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया द्वीप के मध्य में बॉस जल संधि है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, नई पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड के लेखक हैं। पुस्तक है एक हाल ही में अभी लिखा गया है, विमोचन हुआ है, पब्लिश हुआ साथियों, सलमान खान के जीवन पर आधारित। सलमान खान के जीवन पर आधारित, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। इसको लिखा है मोहर बसु ने। मोहर बसु एक प्रतिष्ठित लेखक है और कई अवार्ड के विजेता मोहर बसु, इन्होंने पुस्तक लिखा है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। डिटेल लिखिएगा। हार्पर कॉलिंस एक प्रतिष्ठित पब्लिशर्स कंपनी है, हार्पर कॉलिंस, इसी ने सलमान खान पर आधारित पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड को पब्लिश किया है, प्रकाशित किया है, और लेखक है मोहर बसु, सलमान खान मोहर बसु। अगला प्रश्न था, T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 4000 रन, T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय और अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ी बनी। तो उत्तर होगा स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना साथियों हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन भी है, वाइस कैप्टन है, उप कप्तान है स्मृति मंधाना। इन्होंने 2020 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 4000 रन बना करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया, और यह पहली भारतीय और पहली एशियाई खिलाड़ी है, पहली एशियाई है और पहली भारतीय है जिन्होंने 4000 रन T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बनाया है। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर लोथल के विरासत को बढ़ावा देने के लिए किस देश से समझौता किया गया है? पहली बात, लोथल को याद रखिएगा, गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल, और यह आज से 4-5 हजार साल पुराना एक व्यापारिक नगर और बंदरगाह है जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है।
अभी हाल ही में हॉलैंड जिसे कहते हैं, नीदरलैंड भी कहते हैं, और हमारे भारत के मध्य समझौता हुआ है इसको इसको संरक्षण और इसके विरासत को बढ़ावा देने के लिए, लोथल के विरासत को बढ़ावा देने के लिए भारत और हॉलैंड नीदरलैंड में समझौता हुआ है। पहली बात अगर पूछा जाए आपसे स्ट्रेटेजी के में कि राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिषद कहाँ स्थित है, तो गुजरात के लोथल में भुगवा नदी के तट पर। डिटेल देखिएगा साथियों। 4,500 साल पुराना, दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाहों में से एक, गुजरात स्थित भोगवा नदी के तट पर लोथल के विरासत को बढ़ावा देने के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता हुआ है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह और व्यापारिक नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही व्यापारिक नगर था और एक ही जो है वो डॉकयार्ड था, बंदरगाह था लोथल में, जो भोगवा नदी के किनारे था, और भोगवा नदी जाके समुद्र में मिलती थी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था। मेसोपोटामिया सभ्यता से भी व्यापार होता था। किस देश से? यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं करंट में, नीदरलैंड से समझौता हुआ है। तो नीदरलैंड का स्ट्रेटेजी की देखिएगा। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और एम्स्टले नदी के किनारे स्थित है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री है साथियों डिक स्कूफ, और नीदरलैंड की करेंसी है, मुद्रा है यूरो। और नीदरलैंड ने समुद्र को पाट करके नवीन भूमि बनाई जिसे पोल्डर कहते हैं। पोल्डर नवीन समुद्री भूमि है, नीदरलैंड ने इसको तैयार किया है। अगला प्रश्न देखिएगा। 21 दिसंबर से सबसे तीव्र सर्दियों का 40 दिन का समय चिल्लई कला कहाँ शुरू हुआ? चिल्लई कला साथियों, दिसंबर जब 21-22 दिसंबर की तारीख आती है तो उसके बाद मौसम करवट बदलने लगता है, खासकर उत्तर भारत में, हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में, हम सभी के क्षेत्र में साथियों। यहाँ हमारे यहाँ कल परसों से आप देखेंगे टेम्परेचर और डाउन होगा, स्थिति और भी नाजुक होगी, थोड़ा सा समस्या भी होगी। देखिएगा, बचा के रहिएगा, अपने घर परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी सावधानी से रखिएगा। चिल्लई कला साथियों ये 40 दिन तक जम्मू कश्मीर में 40 दिन तक जम्मू कश्मीर में चलने वाली एक बहुत ठंडी हवा और बारिश है, जिस समय बर्फ जमता है, बर्फ गिरता है साथियों, स्नोफॉल होता है। इस समय पर्यटक वहां घूमने भी जाते हैं। ये 40 दिन का है और इसी चिल्लई कला का परिणाम होता है कि उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश और बिहार में भीषण ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो आने वाले 2 दिनों में आप देखेंगे आपके अगल बगल में बहुत भीषण ठंड पड़ने वाली है। कारण उसका क्या है? जम्मू कश्मीर में, आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही, उसको कहा जाता है चिल्लई कला। कितने दिन का होता है? 40 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, 700 अरब डॉलर नेट वर्थ वाले पहले व्यक्ति बने। 700 अरब डॉलर अपनी पूंजी पहुंचा दिए हैं एलन मस्क भाई साहब। दुनिया के सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन एलन मस्क, इन्होंने अपनी संपत्ति, शेयर मार्केट और तमाम कंपनियों के माध्यम से 749 अरब डॉलर कर दिया है। 700 अरब डॉलर पार कर दिया है। डिटेल लिखिएगा। टेक अरबपति एलन मस्क ने इतिहास रचते हुए दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिनकी कुल संपत्ति 749 अरब डॉलर हो गई है। यह रिपोर्ट किसकी है? फोर्ब्स बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट है साथियों। एलन मस्क का इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है, उनकी कंपनी का क्या नाम है और वो किस देश से है, कि देश के बारे में आपको अगर पता हो साथियों तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए जब आप पढ़ रहे हैं इसको, तो फिर बाद में हम आंसर भी बता देंगे। अभी साथियों स्पेस एक्स एक कंपनी है, वो एलन मस्क साहब की है। टेस्ला भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है वो भी एलन मस्क की है, दुनिया की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक कार कंपनी। न्यूरालिंक साथियों, न्यूरालिंक ये भी एलन मस्क की कंपनी है। द बोरिंग कंपनी, सुरंगों का निर्माण करने वाली द बोरिंग कंपनी, ये भी एलन मस्क की है। और एक्स एआई, ये एआई से संबंधित कंपनी है, ये भी एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क साथियों चीनी मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं। ठीक है, चीनी मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं एलन मस्क, अमेरिका में रहते हैं लेकिन मूल उनका चीन है, मूल रूप से वो चाइनीज है। अगला प्रश्न देखिएगा। कावेरी बेसिन में ऊद बिलाव संरक्षण पहल का अनावरण किस राज्य ने किया है? उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में तमिलनाडु में साथियों, तमिलनाडु में एक विशेष जंतु है ऊद बिलाव। इसी के संरक्षण का एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, ऊद बिलाव। एक बार और फोटो इसका देखिएगा। बहुत नाजुक और डरपोक एक जीव जंतु होता है, नाजुक भी है और डरपोक भी है। कावेरी डेल्टा में यानी कावेरी बेसिन में पाए जाने वाला ऊद बिलाव वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत इसको संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था हमारे देश में?
1972 ईस्वी में। कुछ और अधिनियम आपको रिवाइज करा देते हैं साथियों। टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर हमारे देश में 1973 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण वन संरक्षण एक्ट हमारे देश में 1980 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमारे देश में 1986 में आया था साथियों, 1986 में। जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम जैव विविधता अधिनियम हमारे देश में 2002 में आया था। इसके अलावा 1900 इसके अलावा साथियों 1987 में आप पाते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। कनाडा में ओजोन परत से संरक्षण संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में होता है। इसके अलावा साथियों 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल होता है। कार्बन क्रेडिट से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। इसके अलावा साथियों 1992 में रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है 1992। रियो डी जेनेरियो ब्राजील के शहर में पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है। इसके अलावा साथियों इसके अलावा याद रखिएगा 1992 ही ईस्वी में हमारे भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट होता है। प्रोजेक्ट हाथी भी हमारे देश में शुरू होता है। इसके अलावा साथियों इसके अलावा जल प्रदूषण अधिनियम हमारे देश में, ये सब पर्यावरण से संबंधित है साथियों। जल प्रदूषण अधिनियम और वायु प्रदूषण अधिनियम, ये दोनों हमारे देश में एक बनता है साथियों। एक बनता है हमारे देश में 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण अधिनियम और 1981 ईस्वी में वायु प्रदूषण अधिनियम। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का एक्ट 1981 और जल प्रदूषण को अधिनियमित करने वाला कानून, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने वाला कानून 1974 में आया था। अगला प्रश्न देखिएगा, 124वां एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता? ये साथियों गोल्फ से संबंधित एक चैंपियनशिप है हमारे देश में हुआ है, 124वां एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया। इसका खिताब जीत लिया है सुखमन सिंह ने। हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों, उत्तर प्रदेश के नोएडा से हैं सुखमन सिंह। इन्होंने 124वां एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया का खिताब जीत लिया है। डिटेल देखिएगा, दुनिया नहीं साथियों, देश का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स में से एक टालीगंज क्लब कोलकाता, देश का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स में से एक टॉलीगंज क्लब कोलकाता में इसका आयोजन हुआ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के नोएडा के सुखमन सिंह ने हरियाणा के हरमन सचदेवा को हरा करके यह टूर्नामेंट जीत लिया। इसके अलावा साथियों यहाँ पर एक और ऑप्शन है सी, टाइगर वुड्स। इनका भी नाम आप मत भूलाइएगा, अक्सर परीक्षा में रहते हैं। ये भी गोल्फ दुनिया के महानतम गोल्फ खिलाड़ी है, टाइगर वुड्स। 10वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, भारत ने म्यांमार के साथ संबंध मजबूत करने के लिए 3 परियोजनाओं को म्यांमार में शुरू किया। इनमें शामिल है, देखिएगा पहला दिया गया है अमरापुरा मांडले में बुनाई व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। ये सही है साथियों, अमरापुरा में बुनाई व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सेंटर का स्थापना हमारा भारत म्यांमार में करेगा। और दूसरा, मांडले में गर्ल्स ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना भी भारत करेगा, ये भी सही है। स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारत काम करेगा, यानी उपयुक्त सभी सही है। तो आप सूचना की तरह इसको याद कर रहिएगा कि 3 परियोजनाओं का शुरुआत हमारे भारत ने किस देश में किया है, तो म्यांमार देश में किया है। क्या क्या होगा, अमरापुरा मांडले में बुनाई व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, मांडले में ही गर्ल्स ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया जाएगा और स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने का काम हमारा भारत करेगा। कहाँ पर, म्यांमार में। म्यांमार से संबंधित कुछ बात को देखिएगा, म्यांमार में भारत ने 3 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट शुरू किया, यानी कि तत्काल उसका प्रभाव दिखेगा, ऐसी परियोजना। म्यांमार का पुराना नाम था साथियों बर्मा। 1937 में हमारे भारत से यह अलग होता है, 1935 के अधिनियम के तहत, 1935 के एक्ट के तहत 1937 में म्यांमार, जो पहले नाम उसका था बर्मा, अलग होता है हमारे भारत से। म्यांमार की राजधानी थी साथियों पहले रंगून, बर्मा की राजधानी थी रंगून, बर्मा की राजधानी रंगून थी, रंगून से नाम होता है इसका यंगून, और फिर यंगून से नाम बदल के हो जाता है नई पई ताऊ। तो म्यांमार की नई राजधानी, वर्तमान राजधानी नई पई ताऊ है। म्यांमार के प्रधानमंत्री वर्तमान में है न्यो शाह म्यांमार के नए प्रधानमंत्री है। म्यांमार की करेंसी है, मुद्रा है क्यात, और म्यांमार में कार्यवाहक राष्ट्रपति है वर्तमान में मिन आंग ह्लाइंग।
आंग हाइन म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। तो ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी गर्व सीरीज से आप जुड़ जाइए साथियों, और आपको जल्द ही होमगार्ड के लिए कंप्लीट जीएस का विदाउट एक्सप्लेनेशन, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन फॉर्मेट में 3000 क्वेश्चन का संकलन आपको मैराथन क्लास बना करके हम देंगे। तो आप चैनल से अपने जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब जो साथी नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।